दर्दे डिस्को। दर्दे डिस्को। क्या है दर्दे डिस्को? कॉन्सेप्ट था दर्दे डिस्को। मैंने सोचा कुछ इनोवेशन करें। मैंने बनाया दर्दे सेक्शन। हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बच्चे के दिल के हैं दर्द, जिसमें वो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड। तो आगे आने वाले पाइलअप टू एग्जामिनेशन में आने वाले हैं दर्दे सेक्शन। क्योंकि अगर आपको पता हो, मैंने आपको ऑलरेडी केस स्टडी करवा दी, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिए, डिफरेंस बिटवीन करवा दिया, वन शॉट रिवीजन करवा दिया, डिटेल रिवीजन करवा दिया, टेस्ट करवा दिया। तो ये है इस बार सितंबर अटेम्प्ट का कुछ नया, क्योंकि हर अटेम्प्ट में कुछ नया आता है। ये है सितंबर अटेम्प्ट का कुछ नया, दर्द सेक्शन। पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर करना। अब बारी है आज कंपनीज एक्ट के पेन पॉइंट वाले सेक्शंस को देखने की, कि कौन से हैं कंपनीज एक्ट के वो सबसे दर्दनाक सेक्शन जिसमें बच्चा है सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड, और वो समझाएंगे हम आपको। होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट पर पहले आते हैं। देखिए सर, अगर एक कंपनी है जिसका नाम है सीएसजी लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी कंपनी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रहा हूं, एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है आरकेजी लिमिटेड। तो अगर सीएसजी लिमिटेड आरकेजी लिमिटेड का मोर देन वन हाफ मतलब ग्रेटर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर अक्वायर कर ले, तो भैया सीएसजी लिमिटेड होल्डिंग हो जाती है, आरकेजी लिमिटेड सब्सिडरी हो जाती है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर सीएसजी लिमिटेड आरकेजी लिमिटेड के, लेट्स से आरकेजी लिमिटेड में 20 डायरेक्टर हैं, अगर सीएसजी लिमिटेड के पास आरकेजी लिमिटेड के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का राइट आ जाए, मेजॉरिटी लेट्स से 20 का मेजॉरिटी कितना होगा, 10 मतलब 11, तो अगर 11 डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर आ जाए, तो सीएसजी लिमिटेड होल्डिंग आरकेजी लिमिटेड सब्सिडरी। ओके, अच्छा अभी रुकिए। अब अगर आरकेजी लिमिटेड सीएसजी लिमिटेड की सब्सिडरी हो गई है, और मान लीजिए एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है आदि लिमिटेड। अब अगर आरकेजी लिमिटेड आदि लिमिटेड में लेट्स से 20% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करता है, और सीएसजी लिमिटेड आदि लिमिटेड में लेट्स से 31% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करता है, ठीक है, तो भी अगर आप दोनों को टोटल करोगे तो ये 51 हो जाता है। तो सीएसजी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और आदि लिमिटेड सब्सिडरी हो जाएगी। तो उस केस में सीएसजी लिमिटेड की दो सब्सिडरी होंगी, पहली सब्सिडरी आरकेजी लिमिटेड, दूसरी सब्सिडरी आदि लिमिटेड। और ये जो दूसरी सब्सिडरी होती है इसको हम लेयर बोलते हैं, या चेन होल्डिंग। जो किसी दूसरे सब्सिडरी की वजह से क्रिएट होती है उसको चेन होल्डिंग बोला जाता है या लेयर होल्डिंग बोला जाता है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? अच्छा, अब इसमें आती है एक एसोसिएट कंपनी। यहां पर एक कंपनी है लेट्स से सीएसजी लिमिटेड, और एक दूसरी कंपनी है, ठीक है, दूसरी कंपनी का नाम है शिवानी शर्मा लिमिटेड। अगर सीएसजी लिमिटेड शिवानी शर्मा लिमिटेड में 20% का वोटिंग पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 20% बट अप टू 50% का पावर होल्ड करती है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि एसएस लिमिटेड, शिवानी मैम, शिवानी शर्मा लिमिटेड एसोसिएट हो गई हैं आरकेजी सीएसजी लिमिटेड की। मतलब मैम मेरी एसोसिएट बनी है, मैं उनमें 20% होल्ड करता हूं ना, तो मैं ज्यादा पावरफुल पोजीशन में हूं, मैम मेरी एसोसिएट बनी है। मैं मैम का एसोसिएट नहीं बना, मैम मेरी एसोसिएट बनी है। इसमें जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड होता है। जैसे अगर दो कंपनियां साथ में मिलके, ठीक है, काम करें तो उनको भी हम लोग एसोसिएट बोलते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कोई शेयर होल्डिंग ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अभी रिसेंट का केस बता रहा हूं मैं आपको, आरआईएल, और एक कंपनी है मेटा।
RIL और मेटा ने मिलके 70% और 30% का कैपिटल कंट्रीब्यूट करके एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है RIL इंटेलिजेंस। अब अगर कोई मेरे को पूछेगा कि मेटा और रिलायंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये लोग एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं साथ में, इट इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर, जहां दो लोग साथ में आते हैं, तो मेटा और रिलायंस हो गए हैं एसोसिएट। अब जब जॉइंट वेंचर को हम लोग एसोसिएट बोलते हैं तो उसमें शेयर होल्डिंग नहीं देखी जाती कि 20% है या नहीं है, ठीक है। जॉइंट वेंचर ऐसे ही एसोसिएट होता है, बाकी कंपनी टू कंपनी बेसिस पर 20% देखा जाता है। और अप टू 50 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 50 के ऊपर तो आप सब्सिडरी बन जाओगे, ठीक है। अब इन दोनों ही केस के लिए, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी और एसोसिएट के लिए भी, दोनों ही केस के लिए समझिएगा, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट तीनों केसेस के लिए जब जब हम लोग वोटिंग पावर वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करना। पेड अप शेयर कैपिटल का कितना परसेंट आप होल्ड करते हो। जब हम पेड अप शेयर कैपिटल देख रहे हैं तो हम देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहां पर यह बात याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में सिर्फ प्रेफरेंस दिया है उसको इग्नोर कर दीजिए, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर दिया हुआ है उसको इग्नोर कर दीजिए, अगर दिया है प्रेफरेंस विद नो वोटिंग राइट ऑब्वियसली इग्नोर कर दीजिए, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर प्रेफरेंस विद वोटिंग राइट दिया है तब उसको ऐड कर लीजिएगा। बेसिकली हम लोग उस चीज को इंक्लूड करते हैं जो जिसमें जो इक्विटी हो या इक्विटी जैसा हो। जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस इक्विटी जैसा होता है, कल को उसके पास इक्विटी के राइट आ जाएंगे, इसलिए उसको यहां पर डालते हैं। तो चलो आई गेस पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरे वाले पर आते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, हाईली डिबेटेबल टॉपिक। देखो सर, पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जिसमें 51% का कैपिटल, 51% का कैपिटल, ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्बो ओन करता है। इसमें अगर एक कंपनी है लेट्स से एक्स लिमिटेड जो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट कंपनी है, अगर वो एक दूसरी कंपनी में मान लो 10% 12% होल्ड कर रही है, क्या उसको भी इस 51 के लिए कंसिडर किया जाता है? द आंसर इज नो, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट कंपनी वही होगी जिसमें 51% सीजी एसजी या कॉम्बिनेशन ऑफ सीजी या एसजी होल्ड करे। साथ में ये एक और बात बोलता है जो टोटली अनरिलेटेड है, टोटली अनरिलेटेड बात, दैट गवर्नमेंट कंपनी की अगर एक सब्सिडरी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी। लाइक अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है कोल इंडिया और कोल इंडिया ओन करती है 50.01% एक कंपनी सीएसजी लिमिटेड में, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल यहां पर समझिएगा। एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनिंग है 30%, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ओनिंग है 10% और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की ओनिंग है 20%। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज यस। क्यों सर? क्योंकि शेयर होल्डिंग कितनी हुई? 30 10 20, 50 60%। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनिंग है 15%, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ओनिंग है 15%, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की ओनिंग है 20%, ठीक है, 20%। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
और एक कंपनी है कोल इंडिया विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी जिसकी ओनिंग है 2%। क्या हम लोग इसको कंसिडर करेंगे? द आंसर इज नो। हम लोग सिर्फ इसको, इसको और इसको कंसिडर करेंगे। 20, 15, 15। तो अगर आप देखो ये एग्जैक्टली 50% है, तो इट इज नॉन गवर्नमेंट। सर सब्सिडरी भी नहीं बनेगी? वो भी नहीं बनेगी, क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है ग्रेटर देन 50, एग्जैक्टली 50 है, सो इट इज नॉन गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी की दूसरी कंपनी में अगर होल्डिंग है, उसको हम लोग 51 के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है अ कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी इफ इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है। तो आई होप इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता, एकदम बढ़िया से हो गया होगा। गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। अब बात आई एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पर। ठीक है। अब ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या है, ये भी एक बच्चों का सरदर्द है। देखिए सर, आर्टिकल्स में, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी के, उसमें कंपनी चाहे तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर सकता है। सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने की वजह से होगा क्या कि अगर फ्यूचर में कभी भी आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, तो वो अमेंडमेंट हमेशा स्ट्रिक्ट मैनर में होगा। जब मैं स्ट्रिक्ट मैनर की बात करता हूं, इट मींस 4 बोर्ड मीटिंग दी है, ठीक है, तो वो 4 का 5 बोर्ड मीटिंग हो सकता है, लेकिन 4 का 3 बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो एन एंट्रेंचमेंट का वर्ड ही का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग। एंट्रेंचमेंट इंट्रोड्यूस ही किया जाता है आर्टिकल में किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सुनिए, एंट्रेंचमेंट कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप, कंपलसरी नहीं है। पहली बात, अगर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम में इंट्रोड्यूस करते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो आप स्टार्ट से ही कर सकते हो, आर्टिकल में इंक्लूड कर देना। ठीक है, स्टार्ट में। अगर आप बाद में करते हो, लेटर करते हो, तो यहां 2 ऑप्शन है। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, तो आपको 100% मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब आपके 100% मेंबर जो हैं, आपको सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, तो आपको बस 75% मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये 75% मेंबर का अप्रूवल कैसे लिया जाता है कंपनी में? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। इसी के साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहता हूं, ओपीसी। देखिए सर, एज पर द रीसेंट चेंजेस इन द इंस्टीट्यूट मटेरियल, अमेंडमेंट मत बोलो, करेक्शन बोलो। ओपीसी जो आदमी बना रहा है, उस मेंबर को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है। नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, लेकिन रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और साथ ही साथ 120 डेज इंडिया में स्टे करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली नॉमिनी के लिए भी नॉमिनी के लिए भी इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है, और 120 डेज का स्टे भी जरूरी नहीं है। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था, मेरे को भी याद आ गया, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने बोल दिया। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई। देखिए, पीएफआई जो होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये डिफाइंड है सेक्शन 272 में। पीएफआई आप कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो वो उसके नाम में कहीं ना कहीं रूरल या फिनेंस, ठीक है, या फिन, ऐसा करके कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है। दूसरा, इन दो में से कोई एक कंडीशन होगी, या तो उसमें 51% होल्डिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या वन और मोर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, या तो मैं बोल रहा हूं और उसमें उसमें वो या तो स्टेट गवर्नमेंट, और सॉरी, वो या तो स्पेशल एक्ट और पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट हुई होगी।
मतलब सीधे पार्लियामेंट ने नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट में उसको बनाया गया होगा, जैसे आरबीआई को बनाया है, सीधा नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट देके, ठीक है, तो वो पीएफआई है। तो पीएफआई दोनों है, पीएफआई आईडीएफसी भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें 51% सरकार ओन करती है। तो पीएफआई आरबीआई भी है, जिसमें जिसको स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनाया गया है। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत का पहला म्यूचुअल फंड, वो भी पीएफआई है, जिसको सरकार द्वारा डायरेक्टली बनाया गया। तो दोनों पीएफआई। अच्छा, एक और ये चीज यहां पे मैं बोलना चाहूंगा, स्मॉल कंपनी। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर स्मॉल कंपनी का 50 लाख का लिमिट दिया हुआ है आईसीआई का मटेरियल में। तो कभी ना, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, नीचे देखो, उस मटेरियल में नीचे देखो, वहां पर अमेंडमेंट दी हुई है, वो 2021 में ही चेंज हो चुका है। तो जो करंट लिमिट है स्मॉल कंपनी के लिए वो ये है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, एंड इट्स एन एंड जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड है ये कंडीशन, ठीक है। वो जो ऊपर वाली लिमिट है ना, वो ये है कि अगर फ्यूचर में चाहें तो ये तुम नहीं करोगे, तुम्हारे एग्जाम के लिए ये वाली लिमिट रेलेवेंट नहीं है, तो सरकार चाहे तो ये 4 करोड़ की लिमिट को 10 करोड़ कर सकती है, और इस 40 करोड़ की लिमिट को 100 करोड़ कर सकती है। ये सरकार की चाहत है, तुम्हारी नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अल्ट्राविरेस, ठीक है। अल्ट्राविरेस क्या होता है? सर देखो सर, अल्ट्राविरेस का मतलब है कि कंपनी कोई ऐसा, हाँ, कोई कंपनी कोई ऐसा एक्ट कर रही है, ठीक है, विच इज बियॉन्ड इट्स पावर, ठीक है। मतलब कंपनी के डायरेक्टर ने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो कंपनी की औकात के बाहर है, तो ये सीधी बात है कि ये वॉइड होगा। याद रखो, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। वॉइड का मतलब ये होता है कि इसमें कंपनी के ऊपर ना तो केस हो सकता है, ना कंपनी सामने वाले पर केस कर सकती है। तो बच्चा मेरे से पूछता है फिर आप क्यों बोलते हो स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ अनदर? सुनो सर मेरी बात ध्यान से, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। अल्ट्रा विरेस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर के लिए एक चेतावनी है। अंडर सेक्शन 399 हम आउटसाइडर को बोल रहे हैं कि कंपनी के साथ डील करने से पहले उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ लो, ठीक है, प्लीज पढ़ के आओ, सो दैट तुमको पता रहे कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर नहीं पढ़ोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर आपने नहीं पढ़ा, आपने कंपनी के साथ किसी ट्रांजैक्शन में एंगेज किया, अब कंपनी को तो वो अल्ट्रा वायरस है, तो कंपनी तो अपने आप को पीछे खींच लेगी। बचा डायरेक्टर, कि क्या आप डायरेक्टर से रिकवर कर सकते हैं कि नहीं? तो उसमें दो कंडीशन है। अगर वो पैसा जो इन्होंने तुमसे लिया है अल्ट्रा वायरस में, अगर वो पैसा स्पेंड हो गया और वो अनट्रेसेबल है, तो क्योंकि ये ऑलरेडी वॉइड है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पैसा भी गया एज एन आउटसाइडर, सब कुछ गया। अगर ये ट्रेसेबल है तो हां, तब तुम रिकवरी कर पाओगे। लेकिन तुम अब बोलोगे कि सर रिकवरी कैसे, वो तो वॉइड था। अरे वॉइड का मतलब क्या है? तुमने कंपनी से कोई ट्रांजैक्शन के लिए बात की होगी ना, वो ट्रांजैक्शन तो कंपनी पूरा नहीं कर रहा ना। मान लो तुमने कंपनी को बोला था रेलवे लाइन खींचने के लिए, कंपनी ने रेलवे लाइन तो खींची नहीं, तो उसके लिए तुम कोई एक्शन थोड़ी ना ले पाए कंपनी के लिए, तो कैन नॉट बी सूड हो गया ना, कुछ नहीं हो पाया ना, ना तुम उसके ऊपर केस कर पाए, ना वो तुम्हारे ऊपर केस कर पाया। बुरी सी बुरी हालत में क्या हुआ, अगर सबसे वर्स्ट केस होगा, वो पैसा भी स्पेंड कर चुकी होगी, तुम कोई एक्शन नहीं ले पाओगे उसके साथ। इसलिए पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस में मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा, अल्ट्रा वेरेस लगेगा, अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर है, कंपनी आप पर केस नहीं करेगी, आप भी नहीं कर पाओगे। अगर वो पैसा ट्रेसेबल है तो कंपनी तो बाहर वाला वो इंजंक्शन ऑर्डर पास करके रिकवर कर सकता है। अगर वो पैसा ट्रेसेबल नहीं है, तब तो बेटा तुम भूल जाओ। अल्ट्रा वेरेस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको जब केस स्टडी में ऐसा दिखे, ठीक है, केस स्टडी में ऐसा दिखे कि आउटसाइडर की गलती है
और साथ ही साथ कंपनी ने भी बाहर से अपने ऑब्जेक्ट के काम किया है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन ना बोल रहा हो सिर्फ अल्ट्रा वेरेस लिखने के लिए, आप दोनों लिख देना अल्ट्रा वेरेस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोला सर, एक बार वापस बोलेंगे। अगर एक केस स्टडी में आपको दिखे कि कंपनी भी अपनी औकात के बाहर जाके काम किया है और आउटसाइडर भी गधा अब बिना मेमोरेंडम या आर्टिकल पढ़े हुए आ गया है, तो फिर आप उस केस में अल्ट्रा वेरेस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों लगा देना। ठीक है, दोनों लगा देना। ठीक है, और वो दोनों लगा भी दोगे तुम तो वो सही रहेगा, अनटिल अनलेस क्वेश्चन ना बोले कि अल्ट्रा वेरेस दो। और ये जब हमेशा ना दोनों साथ में ही आएंगे, क्योंकि देखो बाहर वाला अगर कंपनी को पैसा देगा, अगर वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर है तो तुरंत अल्ट्रा वेरेस है। और बाहर वाला दे रहा है कंपनी को पैसा वो काम करने के लिए, मतलब उसने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा है। अगर मैं एक मेमोरेंडम पढ़ रहा हूं उसमें लिखा है कि कंपनी बस बना सकता है और मैं कंपनी को कार बनाने के लिए पैसा दे रहा हूं, मतलब मैं गधा हूं, मैंने मेमोरेंडम पढ़ के समझा ही नहीं। ठीक है, तो इट इज एज गुड एज कि मैंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉलो नहीं किया। और कंपनी ने अगर वो एक्सेप्ट कर लिया करने के लिए तो कंपनी ने अल्ट्रा वेरेस फॉलो नहीं किया, दोनों लग जाएगा। और इन दोनों का ही एक्सेप्शन आता है इंडोर मैनेजमेंट। सर इंडोर मैनेजमेंट सिर्फ तब अप्लाई होता है जब कंपनी के इंटरनल मैटर्स में कोई प्रॉब्लम होती है। मतलब कंपनी को कोई रेजोल्यूशन पास करना था, मतलब कोई बात पूछनी थी, कंपनी ने नहीं पूछा। कोई मीटिंग करनी चाहिए थी, कंपनी ने वो मीटिंग नहीं की, तब ये लगता है इंडोर मैनेजमेंट। इसमें आउटसाइडर विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। आउटसाइडर इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड, उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोवाइडेड एसकेएफ वाले केस ना हो, मतलब सस्पिशन ना हो। जैसे तुम मालिक नहीं है, तुम नौकर से घर की चाबी खरीद ले रहे हो, सस्पिशन। या अगर उसको पहले से पता ना हो कि कंपनी में कोई इरेगुलरिटी चल रही है, या कोई फ्रॉड का केस ना हो। फ्रॉड का जब केस होगा, अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंट पर गलत सिग्नेचर करके दे दिया, जैसे मान लो एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, उस शेयर सर्टिफिकेट पर एक डायरेक्टर और एक सीएस का सिग्नेचर की जरूरत होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, डायरेक्टर ने ही सीएस का साइन कर दिया। अब ये शेयर सर्टिफिकेट क्या कंपनी के अगेंस्ट वैलिड है? द आंसर इज नो, इट्स नॉट वैलिड। क्या इसके ऊपर कंपनी लायबल है? नो, नॉट वैलिड। कंपनी कभी लायबल नहीं होगा फॉर्जरी में, एक्सेप्शन में दिया है। तो कौन फंसेगा? डायरेक्टर लायबल है। तो जो केस था जहां आप देखते हो कि एक कंपनी ने लोन बैंक से ले लिया बिना रेजोल्यूशन पास किए, वहां इंडोर मैनेजमेंट लगेगा। आप एक केस देखते हो जो मैंने क्वेश्चन में दिया था, जहां एक आदमी एडवांस पेमेंट करने चला गया था, 1 महीना का क्रेडिट लिया था, एडवांस पेमेंट करने चला गया था, कैशियर था नहीं, लेकिन बगल वाले ने उसको इनवॉइस काट के दे दिया। क्योंकि उसने इनवॉइस दिया है कंपनी के, तो इंडोर मैनेजमेंट लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम खुद बेवकूफ हो, तुम प्यून से बिना इनवॉइस के उसको पेमेंट करके आ गए, तो कंपनी तुमको दोषी ठहराएगा, प्यून पैसा लेके भाग गया, तो ये तुम्हारी गलती है। तो अब इसी के साथ आपका आज का लेक्चर समाप्त हुआ। हमको जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, हाउ डिड यू फील, एंड अपने कमेंट जरूर देना, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वन एज वेल। ऑल द बेस्ट।